हम बेटा सिविक्स में पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स। अच्छा ये बताइए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के रेडी हुआ है? 1949 26 नवंबर। और अगर मैं कहूँ इसे प्रेजेंट कब किया गया है तो ये 6 जनवरी हो गया और ये हो गया 1950। क्लियर? समझ में आई यहाँ तक बात? कितने हमारे, अगर मैं बात करूं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था तो कितने आर्टिकल्स थे जब रेडी हुआ था? 395 थे। और अभी कितने हैं? 448। कितने पार्ट्स थे? 22। अभी कितने? 25। शेड्यूल्स कितने थे? 8। अभी कितने? 12। इतनी बेसिक चीजें थी जो बताई थी आपको। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये पढ़ रहे थे। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। एक चीज यहाँ पे मैंने स्किप कर दी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ तो हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन अभी कितने हैं? 6। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स अभी कितने हमारे? 6 हैं। कितने पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग? शायद 3 के मैंने बता दिए ना। तो कितने? 6 है। एक हटा दिया गया था ना, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा 12 फंडामेंटल राइट से लेके 35 फंडामेंटल राइट तक हमारे, सॉरी 12 आर्टिकल से लेके 35 आर्टिकल तक सारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, एक एक में कितने कितने आर्टिकल्स आते हैं वो भी मैंने बताया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कल कुछ चीजें मैंने बताई थी आपको कि जैसे मैंने बताया था कि पुलिस को लेके बहुत डर रहता है हमारे दिमाग में कि पुलिस हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, कुछ गलत चीजें कर सकती है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है बेटा वो क्यों हमें दिए गए हैं कि हमारे साथ राइट्स क्यों दिए जाते हैं? ताकि हमें कोई प्रेशर ना हो, हम खुशी से एक डेमोक्रेसी में या उस जगह पे उस स्टेट में सरवाइव कर सकें जो हमारी कंट्री है। इसीलिए हमें क्या दिए जाते हैं? राइट्स दिए जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स भी हमें इसीलिए दिए गए हैं। जैसे मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन टू लाइफ, यानी हम अपने जिंदगी को लेके जो हमारी प्राइवेसी है, हमारी प्राइवेसी का भी प्रोटेक्शन बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पर्सनल जिंदगी को, कोई भी मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। तो ये आर्टिकल के अगेंस्ट आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 21 के। तो ये गलत है। अगर हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में हमारी प्राइवेसी को खत्म किया जा रहा है तो ये भी क्या है? गलत है। और ये किस आर्टिकल में आता है? 21 में। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 ये कहता है कि किसी भी क्राइम की सजा 2 बार नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक चीज और कि हमें जबरदस्ती ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने खिलाफ खुद गवाही दीजिए, ये नहीं कहा जाएगा। ये चीज याद रखना। एक चीज और मैंने बताई थी, जैसे 21 आर्टिकल आपका कहता है कि लाइफ का प्रोटेक्शन है। 22 क्या कहता है? देखो यहाँ पे जो जिसने क्राइम किया है या जो अरेस्ट हुआ है, जरूरी नहीं कि उसी ने क्राइम किया और जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं। पहला राइट क्या होता है कि जब उसको पुलिस अरेस्ट करती है तो उसके पुलिस के पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए। जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है यानी अरेस्ट किया जा रहा है, तो पहला पॉइंट तो ये होता है। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब उसे अरेस्ट किया गया है तो वो कॉल कर सकता है। किसको कॉल कर सकता है? अपने एडवोकेट को, लॉयर को वो एक कॉल कर सकता है। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे अगर हम देखते हैं वो क्या है कि पुलिस को जो जिसको अरेस्ट किया है उस इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना होता है। अब ये 24 घंटे कैसे होते हैं बेटा? 24 घंटे आने जाने का टाइम निकाल के 24 घंटे। यानी जैसे मैं बात करूं कि किसी ने क्राइम किया, यूपी की पुलिस थी, ठीक है, और उसने उसे कर्नाटक में गिरफ्तार कर लिया। मतलब वो स्टेट से भाग गया, वो कहीं और चला गया किसी और स्टेट में, तो कर्नाटक से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप उसे यूपी के, जैसे मैं बात करूं, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए क्योंकि पुलिस क्राइम, वो इंसान कहाँ का था या क्राइम कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था, लेकिन वो भाग के कहीं और चला गया। तो उसे जब यहाँ पे लाया जाएगा तो आने जाने का टाइम जैसे 2 दिन लगे या 1 दिन लगे, उसको निकाल के वो जो 24 घंटे हैं उसके अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 22 कहता है। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है कि जिसे भी अरेस्ट किया गया उसे 24 घंटे के अंदर
मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को प्रेजेंट करना होता है, और जिस भी स्टेट से या जिस भी एरिया से उसने उसे अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, वहाँ की लोकल पुलिस को उसको इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। यानी पुलिस स्टेशन जो लोकल होगा वहाँ पे उसे इन्फॉर्म करना होता है, और तब वो वहाँ से अपने स्टेट में उस जो क्रिमिनल है उसको ला सकता है। समझ में आ गई बात। और वो जिसने क्राइम किया है या जो अरेस्ट हुआ है उसे एक कॉल करने की परमिशन होती है, और वो कॉल अपने लॉयर को कर सकता है, और वो अपना पसंदीदा लॉयर चूज कर सकता है, ठीक है। और एक चीज और होती है कि अगर आपका केस कोई नहीं लड़ता है तो आप अपना केस भी लड़ सकते हैं। एक चीज और, किस आर्टिकल में ये कहा जाता है कि आप अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, जैसे मैं कहूँ आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है कि मुझ पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता कि मैं अपने खिलाफ खुद गवाही दूं। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि पुलिस जो होती है, जैसे पुलिस ने आपको पुलिस स्टेशन में अगर अरेस्ट कर लिया, वहां पे आपको कोई बयान रिकॉर्ड कर लिया, हाँ, वो बयान कोर्ट में वैलिड नहीं होता है। पुलिस के सामने जो भी बयान दिया गया है और पुलिस अगर से रिकॉर्ड भी कर लेती है तो वो बयान कोर्ट में क्यों नहीं वैलिड होता? क्योंकि हो सकता है पुलिस ने उसे प्रेशराइज करके बयान लिया हो, जबरदस्ती डर की वजह से उसने वो बयान दे दिया हो, तो कोर्ट में वो बयान वैलिड नहीं होता है। समझ में आ गई इतनी बात मेरी? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को जिसे अरेस्ट किया है उसे प्रेजेंट करना होता है, ताकि वो अपनी बात बता सके कि क्या उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, किस तरह से उसे अरेस्ट किया गया है। तो ये बात वो किसको बता सके? मजिस्ट्रेट को बता सके। यहाँ तक समझ में आ गई? हमें कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता अपने खिलाफ गवाही देने से। प्लस पुलिस जब अरेस्ट करने आती है तो पुलिस के पास क्या होना चाहिए? अरेस्ट वारंट होना चाहिए। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? फीमेल के बारे में मैंने कल बताया था आपको कि क्या प्लस पॉइंट है। पुलिस नजरबंद कर सकती है उस घर में, लेकिन सूरज डूबने के बाद आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई चीजें। अब आर्टिकल नंबर हम आ जाते हैं। हाँ, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मैंने बताया था किस आर्टिकल में आता है? 23 एंड 24। 23 आर्टिकल क्या कहता है? अगेंस्ट जो स्लेव कल्चर गुलामी का जो कल्चर है, यानी खरीदना और बेचना। मैंने कल बताया था ना कैलाश सत्यार्थी को किस फील्ड में नोबेल मिला था? बंधुआ मजदूरी के अगेंस्ट उन्होंने काम किया था, तो उन्हें 2014 में नोबेल मिला था। नोबेल प्राइज पता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज होता है। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में सुना होगा ना आपने? साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। उन्हीं के नाम पे ये प्राइज चलता है, उन्हीं के ट्रस्ट के थ्रू चलता है ये प्राइज, नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज 2014 में किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी को। और किस फील्ड में मिला था? बंधुआ मजदूरी के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, बहुत से लोगों को इससे फ्री कराया था। तो हमारा आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि स्लेव कल्चर बिल्कुल गलत है, ऐसा अब नहीं किया जाएगा। यानी गुलामों को खरीदना और बेचना, मानव तस्करी जिसे कहते हैं, वो इलीगल है। फिर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 24 की। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? चाइल्ड लेबर। अगर 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे को आप किसी कारखाने में या माइनिंग में, माइनिंग जानते हो ना, जिससे मिनरल्स निकलते हैं, इन कामों में अगर आप लगाते हैं तो वो भी क्या है? इलीगल है, गलत है। अब आ जाते हैं, हमारे यहाँ पे 3 फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हमारा चौथा फंडामेंटल राइट कौन सा है? फ्रीडम। किस चीज का राइट है ये? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पे रिलीजन, रिलीजन, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको सबको पता है ना कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया कौन सी कंट्री है? सेकुलर। सेकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा देश जहाँ पे सारे धर्म बराबर है, जहाँ पे सारे धर्म बराबर है। ऐसा नहीं कहा जाता कि किसी एक धर्म की सत्ता है या कोई एक धर्मी यहाँ पे सरवाइव कर रहा है बहुत अच्छे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और हमारे यहाँ जो सेकुलर वर्ड यूज किया जाता है वो इसलिए यूज किया जाता है कि इंडिया में सारे धर्म क्या है? बराबर है। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी? तो सारे धर्म बराबर है, सेकुलर वर्ड इसलिए यूज किया जाता है। और इस फंडामेंटल राइट में वो चीज आप देखोगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अब ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 25 to 28। 25 to 28। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक कौन सा फंडामेंटल राइट आता है? फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 से लेके 28 तक। अब आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है उसको देखते हैं। आर्टिकल नंबर 25 हमारा क्या कहता है?
आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि हम किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुई, तो अगर मेरा दिल किसी और रिलीजन में जाने का है, किसी और धर्म में जाने का है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 25 में। हमारा जो भी दिल करेगा, जिस भी धर्म में जाने का दिल करेगा, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए आप देखते हैं ना, बहुत से लोग अपने दिल से, अपने मन से अपना रिलीजन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आप जानते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस धर्म से थे? हिंदू धर्म से थे, सनातन धर्म से थे, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज कर लिया और वो बौद्धिस्ट बन गया, बौद्ध धर्म अपना लिया था उन्होंने। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, मर्जी से। अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती ऐसा कर रहा है तो वो गलत है, वो इलीगल है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो वो लीगल है। आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि हम अपने रिलीजन के लिए कोई भी कुछ भी चीजें, जैसे चीजें मैनेज करना, कोई सभा करना, या मैं बात करूं जैसे जुलूस वगैरह निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, तो वो किस में आएंगे? आर्टिकल नंबर 26 में। हम अपने धर्म के लिए चीजें असेंबल कर सकते हैं, जैसे मैं बात करूं जुलूस निकाल सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, तो ये सब किस में आएगा? आर्टिकल नंबर 26 में। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 27 का। आर्टिकल नंबर 27 कहता है बेटा कि आप अपने धर्म का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। आप देखते हो ना, बड़ी बड़ी चाहे मैं बात करूं सनातन की, चाहे मैं बात करूं इस्लाम की, चाहे मैं जैन की बात करूं, चाहे बौद्ध की बात करूं, लोग अपने अपने धर्म का एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, सत्संग करते हैं, बड़े बड़े लोग जमात में जाते हैं। तो ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 27। आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। जबरदस्ती, यहाँ पे चीजें नोट रखना दिमाग में, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। आप एडवर्टीजमेंट कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता। आप अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें बताइए, आप लोगों को बताइए कि भाई इस्लाम ऐसा है या सनातन धर्म ऐसा है, लोगों को इसके बारे में बताइए। लेकिन आप चाहें कि कोई जबरदस्ती आपके धर्म में आ जाए तो ये चीज गलत है। तो एडवर्टीजमेंट इसमें आता है। एक चीज और इसमें आती है बेटा कि आपको फ्रांस का रेवोल्यूशन पता है ना, उसके पीछे एक वजह क्या थी? टाइप नाम का एक टैक्स। वो टैक्स क्यों लगाया गया था? जन्नत में जाने के लिए। कैथोलिक चर्च ने ये टैक्स क्यों लगाया था कि जिस भी क्रिश्चियन को जन्नत में जाना है उसे ये टैक्स क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो ऐसा इसमें बिल्कुल इसके अगेंस्ट ये आर्टिकल है कि कोई भी स्टेट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट की पब्लिक पे कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगी जो रिलीजियस टैक्स होगा। ठीक है, जो धार्मिक टैक्स होगा वो टैक्स नहीं लगा सकती। ये भी इसी आर्टिकल में आता है। अब आप बात करते हैं आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 क्या है? आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि हम अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना कि किसी भी तरह का कोई इलीगल काम नहीं हो रहा हो। इलीगल काम मतलब समझ में आ रहा है ना? कोई भी जबरदस्ती से धर्म ना परिवर्तन हो या किसी दूसरे धर्म की बुराइयां ना की जा रही हो। हाँ बेटा, देखो आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकते हो, गुरुकुल बना लो, मदरसा बना लो, ठीक है, आप कोई गुरुद्वारा बना लो, आप उसमें अपने धर्म के बारे में प्रचार करो, ठीक है, वो सब चीजें सही है। तो वो आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि हम कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपने धर्म का, लेकिन उसमें कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट आता है? कौन सा फंडामेंटल राइट है? हाँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पे आता है। कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक? 25 से 28। अब कौन सा फंडामेंटल राइट आता है हमारा? राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चर राइट जो है हमारे। आर्टिकल 27 एडवर्टीजमेंट, एड। आप प्रचार करिए अपने धर्म का, बताइए लोगों को कि भाई मेरा धर्म ये है, कोई रोकेगा नहीं इसके बारे में।
आप इस्लाम के बारे में बताइए, आप सनातन के बारे में बताइए, आप गौतम बुद्ध के बारे में बताइए, आप ऋषभदेव जो जैन धर्म से रिलेटेड है आप उनके बारे में बताइए। कोई इस पर कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता, लेकिन आपको ऐसा करने के लिए दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी है। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? ये कौन से फंडामेंटल राइट में आता है? 5 फंडामेंटल राइट जो हमारा, कौन सा 5 फंडामेंटल राइट है हमारा? एजुकेशन कल्चर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये राइट माइनॉरिटीज के लिए है। ये राइट किसके लिए है? माइनॉरिटीज जानते हो ना? यस, बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ये राइट किस में आता है? किसके लिए आता है ये राइट? माइनॉरिटीज। मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज पता है ना? किसी भी कंट्री में जिस भी रिलीजन के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं उन्हें हम मेजॉरिटी कहते हैं, और किसी भी कंट्री में जो दूसरे लोग होते हैं जो उनसे नंबर्स में कम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटीज बोलते हैं। जैसे बात करो इंडिया में मेजॉरिटी में कौन है? सनातन धर्म। माइनॉरिटीज में कौन है? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिस्ट, बौद्धिस्ट। ये क्या है? माइनॉरिटीज में आते हैं। मेजॉरिटी में हिंदू आते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, ये किसके लिए है? ये माइनॉरिटीज के लिए। अभी मैंने बताया मेजॉरिटी किसे कहते हैं? किसी भी कंट्री में जिस भी रिलीजन के लोग नंबर्स में ज्यादा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेजॉरिटी कहते हैं। और जो दूसरे रिलीजन के लोग होते हैं जो नंबर्स में कम होते हैं उन्हें माइनॉरिटीज कहते हैं। जैसे इंडिया में मेजॉरिटी में हिंदू है, माइनॉरिटीज में मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, और आपके जो जैन धर्म को मानते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो भी अलग अलग धर्म के लोग, वो माइनॉरिटीज हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये वाला फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए, मेजॉरिटीज के लिए नहीं है। तो माइनॉरिटीज में जितनी भी रिलीजन आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 फंडामेंटल राइट आते हैं सिर्फ, सॉरी 2 आर्टिकल आते हैं। इस फंडामेंटल राइट में कितने आर्टिकल आते हैं? सिर्फ 2। तब सोच लो 29 एंड 30। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 इस फंडामेंटल राइट में आता है, सिर्फ 2। 29 आर्टिकल क्या कहता है? स्पेशल लैंग्वेज, स्पेशल कम्युनिटी, स्पेशल कास्ट, इन लोगों का जो इन लोगों का कल्चर है उनको सेव करना, उनको बचाना, ये किसका काम है? सरकार का काम है। और अगर कोई इसके अगेंस्ट काम करता है तो वो इलीगल है। स्पेशल लैंग्वेज, स्पेशल कल्चर या स्पेशल कम्युनिटी, अगर उनके साथ कोई हरासमेंट हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो क्या है? इलीगल है। कोई लैंग्वेज, जैसे मैं बात करूं कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हो गई, कोई कल्चर हो गया उनका, अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो वो बिल्कुल भी क्या है? गलत है, क्योंकि माइनॉरिटीज में है ना, नंबर्स में कम है। तो ऐसा नहीं कि माइनॉरिटीज में नंबर में कम है तो इनके साथ कोई भी कुछ गलत कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 29। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? आपने सुना होगा ना कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है माइनॉरिटीज को। ठीक, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप मिलती है माइनॉरिटीज को मिलती है। अभी कुछ टाइम पहले जब एसपी की गवर्नमेंट थी यूपी में, समाजवादी पार्टी की, तो लैपटॉप देना या मैं बात करूँ स्कॉलरशिप देना माइनॉरिटीज को, मेजॉरिटीज को नहीं, किसको? माइनॉरिटीज को। तो ये किस आर्टिकल में आ रहा था? आर्टिकल नंबर 30। जैसे मदरसे में स्कॉलरशिप मिलती है, मदरसे में स्कॉलरशिप मिलती है ना, तो कोई भी गवर्नमेंट हो वो माइनॉरिटीज जो इंस्टीट्यूट है, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट, किसके इंस्टीट्यूट? माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट है, उनको हेल्प करने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन किसके लिए है? प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट। आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 किस लिए है? कि जो भी माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूट हैं उनका गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी, उनको बचाएगी, और ना सिर्फ बचाएगी बल्कि फाइनेंशियल हेल्प भी करेगी। ठीक है, क्योंकि भाई माइनॉरिटीज के कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, क्योंकि उनका कल्चर बचना चाहिए, उनका एजुकेशन स्ट्रक्चर बचना चाहिए। तो ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 30। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है। इस आर्टिकल में वो फंडामेंटल राइट आता है जिसको हटा दिया गया। आर्टिकल नंबर 31 किसके लिए था? राइट टू प्रॉपर्टी के लिए था, ये याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 31 किसके लिए था? राइट टू प्रॉपर्टी के लिए था। लेकिन जो 44 करेक्शन हुआ है 1978 में, उसके तहत इसको क्या कर दिया गया? फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डिफरेंस होता है, फर्क होता है। फंडामेंटल राइट जो हमारा मौलिक अधिकार होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हमारा कानूनी अधिकार होता है। ठीक है, इसमें क्या था कि कोई भी इंसान के पास ये राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, किसी भी कीमत पे बेच सकता है। अगर वो सामने वाला तय कर लेता है तो उसे अपनी वो प्रॉपर्टी, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो जमीन हो, ये किस राइट में आता था? राइट टू प्रॉपर्टी में आता था। ये फंडामेंटल राइट था। लेकिन 1978 में 44 जो करेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया? हटा दिया गया। किस आर्टिकल में था ये? आर्टिकल नंबर 31 में था। क्लियर? अच्छा, आर्टिकल नंबर 31 में था। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब कहाँ पे इसको जोड़ा गया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को? 300A, आर्टिकल नंबर 300A में जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना, या सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना के, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना के 1978 में 44 करेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 300 सेक्शन ए, 300 सेक्शन ए में जोड़ दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत प्रॉपर्टी के राइट को, जो फंडामेंटल राइट था, उसको हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। आर्टिकल नंबर 300A में उसको जोड़ दिया गया। क्लियर? समझ में आ गई? अब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं 32 आर्टिकल क्या कहता है। 32 आर्टिकल कहता है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म किया जा रहा है तो हम अपनी आवाज लेके, अपनी बात लेके सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक, नोट करते जाइएगा। आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है? 33 कहता है कि पार्लियामेंट के पास, संसद के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसके फंडामेंटल राइट्स खत्म कर सकती है? जो फोर्स में होते हैं, क्योंकि उनको हर चीज की आज़ादी नहीं दी जा सकती कि वो अपनी बात किसी को भी कह दें, क्योंकि बहुत चीजें डिफेंस की होती है ना, सिक्योरिटी की होती है। तो ये किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 33। अब आता है आर्टिकल नंबर 34, जिसमें जब मार्शल लॉ लगाया जाता है कहीं पे, याद रखना, कौन सा लॉ? मार्शल लॉ लगाया जाता है, तब फंडामेंटल राइट को हटा दिया जाता है। ठीक है, मार्शल लॉ लगाया जाता है तो कुछ फंडामेंटल राइट को हटा दिया जाता है। ये किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 34। अब आते हैं लास्ट हमारा आर्टिकल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 35 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो फंडामेंटल राइट में चेंजेस कर सकता है और उसको लागू कर सकता है। ये किसके पास अथॉरिटी है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। तो ये जितने हमारे आर्टिकल्स हैं, ये किस फंडामेंटल राइट में आ रहे हैं? 32 से लेके 35 तक ये आते हैं हमारे जो लास्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसे क्या कहा था? इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ये लाइन लिख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन का दिल कहा था, हार्ट, आत्मा, सोल, आत्मा कहा था और दिल कहा था। किसको? फंडामेंटल राइट, जो 6 हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला, इसे क्या कहा था? सोल कहा था, दिल कहा था। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, सबकी सिक्योरिटी कहाँ पे है? इसी फंडामेंटल राइट में, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 कहता है। ठीक, समझ में आ गई बात? 32 से लेके 35 तक जो आर्टिकल है वो किस फंडामेंटल राइट में आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ में आ गया? यहाँ पे आपके आर्टिकल खत्म हो गए।